नमस्कार यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आमतौर पर दुनिया में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन इन बीमारियों में से जो दो बीमारियां हैं बड़ी खतरनाक है। एक है डायबिटीज़ और दूसरा है हार्ट डिजीज़। डायबिटीज़ के आधार पर ही हार्ट डिजीज़ की तरफ हम बढ़ते हैं और दोनों ही क्षेत्रों में हम भारतवासी एक अनचाहा रिकॉर्ड बनाने की ओर अग्रसर है, क्योंकि सुना है कि 2030 तक इंडिया एक लीडिंग वर्ल्ड कैपिटल हो जाएगा जहाँ तक हार्ट डिजीज़ का सवाल आता है। आज हम उस पर फोकस करेंगे और बात करेंगे कि हार्ट डिजीज़ क्या है, हार्ट डिजीज़ क्यों होता है, हार्ट डिजीज़ के रख रखाव के लिए क्या करना है, ये सारी बातें जानेंगे हम। इसके लिए आज हमने इनवाइट किया स्वास्थ्यम हॉस्पिटल नागपुर के डॉक्टर योगेश कोलमकर, जो आज हमें बताएंगे कि हार्ट डिजीज़ क्या होता है, रख रखाव क्या कैसे की जाती है और इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू इससे सो मच पहले फॉर कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि आप छोटे छोटे टर्म्स है जो कॉमन मैन अक्सर कंफ्यूज करता है, और वो है कि हार्ट डिजीज़ क्या है, हार्ट अटैक क्या है, हार्ट कार्डियक अरेस्ट क्या है, या हार्ट फेलियर क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है। ये सारी बातें हम आज आपसे जानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दीज आर द कॉमन मतलब ये सब कॉमन सी एक टर्म्स है जो लोकल में चलती है, मतलब कम्युनिटी में चलती है, बट नो वन नोज़ एग्जैक्टली द मीनिंग। उसका मीनिंग किसी को पता नहीं रहता है। तो हार्ट अटैक क्या चीज़ है कि हार्ट अटैक मतलब क्या होता है कि अपने हार्ट की नलियों में जब ब्लॉकेज हो जाते हैं एंड दैट लीड्स टू उससे हार्ट अटैक की जैसी सिचुएशन तैयार हो जाती है वेयर कि अपने हार्ट की नलियाँ बंद होने की वजह से वो उस हार्ट की मसल को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता, जिसके वजह से पेशेंट को पेन होना, दर्द होना, कभी कभी सांस फूल जाना, ये सारी दिक्कतें होती है। तो उसको अपन हार्ट अटैक बोलते हैं। उसके उपरांत दूसरा जो है कार्डियक अरेस्ट, ये थोड़ा डिफरेंट है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि पेशेंट का हार्ट जो है कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है। द रीज़न मोस्ट लाइकली क्योंकि उसके जो स्पंदन है, जो रिदम है, वो रिदम डिस्टर्बेंस हो जाता है। दिस रिदम डिस्टर्बेंस को रीज़न बहुत सारे होते हैं। उसका एक रीज़न हार्ट अटैक हो सकता है। हार्ट की नलिया को ब्लॉकेज होने की वजह से पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। उसको हार्ट अटैक तो हो रहा है, बट हार्ट अटैक की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। तो जो दिल की धड़कन है वो इतनी फास्ट हो जाती है कि वो लेवल पे हार्ट कुछ ब्लड रिसीव नहीं कर पाता और कुछ ब्लड थ्रो नहीं कर पाता है पूरे बॉडी में, जिसके वजह से इट गोज़ इनटू स्टैंड स्टिल, मतलब रुक जाना जैसे बोलते हैं उसको, जिसके वजह से पेशेंट तभी कि अगर उसको तुरंत ट्रीटमेंट नहीं मिली या फिर तुरंत वो हार्ट ऑटोमेटिकली बोलिए या फिर कुछ ट्रीटमेंट के बाद अगर स्टार्ट नहीं हो पाया तो पेशेंट की जान जा सकती है। अच्छा, उसको हम लेकिन कार्डियक वो अरेस्ट, कुछ गोल्डन आवर कहते हैं, वो क्या होता है? हार्ट अटैक में गोल्डन आवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कार्डियक अरेस्ट में भी वैसा ही है, बट कार्डियक अरेस्ट में जो बाय स्टैंडर है, बाय स्टैंडर मतलब जो बाजू में खड़ा व्यक्ति है, जिसने अगर उसको पहचान लिया कि ये पेशेंट को हार्ट अटैक हो रहा है, उसने वहाँ पे जाके तुरंत ही देखा कि उसकी पल्स नहीं है, पेशेंट ब्रीथ नहीं कर रहा है, और तुरंत ही उसको अगर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन चालू किया, तो हो सकता है पेशेंट की जान बच सकती है, या फिर थोड़ा सा टाइम मिल सकता है कि वो हॉस्पिटल तक पहुंच पाए और उसकी जान बच सके। तो कार्डियक अरेस्ट इज मोर डेडलियर देन द हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक में गोल्डन आवर का पॉइंट चलता है, जिसमें क्या होता है कि मसल इस टाइम, जैसे क्या रहता है कि जब भी हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक क्यों होता है कि कोई भी हार्ट की जो 3 मेन नसें होती है उसमें से किसी एक नस में एकदम सडनली कुछ क्लॉट या फिर ब्लड क्लॉट फॉर्म होता है, जिसके वजह से वो 100% बंद हो जाता है और आगे की मसल को या स्नायु को वो ब्लड सप्लाई मिल नहीं पाता, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, ग्लूकोज नहीं मिल पाता, जिसके वजह से आगे का मसल जो है वो मरते जाता है। अब इसमें क्या है कि जितना जल्दी अगर उसको ट्रीटमेंट मिले, जितना जल्दी अगर वो क्लॉट निकल जाए या फिर निकाला जाए, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, या फिर हो सकता है कुछ जो खून पतला करने की दवाई होती है, स्ट्रॉन्ग दवाई जिसको हम थ्रोम्बोलाइटिक बोलते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, अगर वो तुरंत ही मिल जाता है पेशेंट को, तो उसके वजह से जो डाइंग मसल है, जो मरती हुई मसल या स्नायु है, उसको हम बचा सकते हैं। और जितना ज़्यादा बचा पाएंगे उतना अच्छा पेशेंट का आउटकम या पेशेंट की जान बचना या फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशन नहीं होना, ये सब चीज़ें अपने को फ़ायदेमंद होती है। इसीलिए जो गोल्डन आवर कहा जाता है वो गोल्डन 1 आवर ही होता है, ये पीरियड होता है। हाँ जी। जैसे ही पेशेंट आया विद इन एन आवर, 60 मिनट टू 90 मिनट्स में ही पेशेंट का एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी हो जाना चाहिए, दैट इज़ अ गोल्डन आवर। अच्छा,
नॉर्मली अगर एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी की सुविधा नहीं है वो हॉस्पिटल में, पर आईसीयू या फिर आईसीयू जैसी तकनीकें है, तो वो केस में उनको जो खून पतला करने का स्ट्रॉन्ग दवा होता है, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट होता है, वो भी दिया जाए तो उससे भी मोस्ट ऑफ द टाइम फ़ायदा हो जाता है, जिसके कारण और बाद में आगे जाके वो पेशेंट को जहाँ पे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए और फिर आगे का ट्रीटमेंट उनका चालू रह सकता है जी। तो ये गोल्डन आवर मोर इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका हार्ट अटैक के केस में है। कार्डियक अरेस्ट इज़ ऑन अ डिफरेंट वे। कार्डियक अरेस्ट के कुछ कारण होते हैं। एक कारण जैसे बताया कि हार्ट अटैक है, दूसरा कारण हो सकता है कि कभी कभी पेशेंट को बचपन से ही या कंजेनाइटल या हेरिडिटरी कुछ कार्डियोमायोपैथीज होती है, उसके रिलेटेड हो सकता है। कभी पेशेंट को कुछ टॉक्सिन्स के वजह से कार्डियोमायोपैथी होती है, जिसको हम लोग डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, मोस्ट ऑफ द टाइम अल्कोहल जो वजह से कभी कभी पेशेंट्स को होती है। तो ये सब केसेस में उनकी दिल की धड़कन कभी सडनली ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट जैसे चीज़ें हो जाती है। ये कुछ इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस के कारण होता है? जी हाँ, इलेक्ट्रिकल वही रिदम। नॉर्मली हार्ट को जो है 3 चीज़ें हम लोग हार्ट में देखते हैं। एक देखते हैं स्ट्रक्चर, कि हार्ट का स्ट्रक्चर, दीवारें, उसकी वाल्स यानी दरवाजे, सादी भाषा में बोला जाए तो ये चीज़ें कैसे है। दूसरा देखते हैं कि उसको जो सप्लाई करने वाली नलियाँ है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, जिसके वजह से लोगों को हार्ट अटैक जैसी बीमारियाँ होती है। और तीसरी चीज़ है इलेक्ट्रिकल सप्लाई। नॉर्मली जो हार्ट है वो ब्रेन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहता है। हार्ट को खुद का इलेक्ट्रिकल सप्लाई है। नॉर्मली बाकी सारे जो अपने अवयव है, जैसे अपने हाथ है या पैर है, उनको अपना ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन हैज़ टू गिव सम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और इम्पल्स, जिसके वजह से अपन हाथ उठा रहे, खा रहे पिए। बट फॉर हार्ट हैज़ इट्स ओन, उसका खुद का अपना इलेक्ट्रिकल जनरेटर है, जहाँ से उसकी धड़कन तैयार होती है। और यही धड़कन के ऊपर नीचे होने जाने की वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है। जी। हार्ट फेलियर क्या होता है सर? हार्ट फेलियर, जैसे कि मैंने बताया, हम लोग एक स्ट्रक्चर देखते हैं हार्ट का। तो हार्ट का जैसे हार्ट क्या है कि एक बलून के जैसा होता है, जिसमें पानी आता है या खून आता है और वो खून को पंप किया जाता है। तो इसमें 2 तरह का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हार्ट का। एक तो हार्ट का जो रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इलास्टिसिटी होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से रिलैक्स हो सके, पूरा पानी अंदर आ सके और पानी या ब्लड आ सके प्रॉपरली, और उसी तरह वो पूरा तरह से पंप भी हो सके, जिसके कारण ब्लड बाहर जा सके। ये इस तरह का पंप है। ये नॉर्मली कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या अभी तक के ऐसा कोई ये नहीं हुआ है। नेचर्स गिफ्ट। वी डिडंट गॉट एनी आर्टिफिशियल टाइप ऑफ हार्ट विच इज़ वर्किंग, मतलब ये ऐसे वर्क कर रहा है कि आपके नेचुरल हार्ट की तरह। बाकी जो भी पंप बैठे हैं, पंप मतलब उसमें ब्लेड्स होते हैं और ब्लेड्स घुमा के आपका ब्लड पंप करते हैं। पर इस तरह का जो नेचुरली अपने को जो मिला हुआ हार्ट है, वो अभी तक ऐसा डिज़ाइन नहीं कर पाया है। तो ये डिज़ाइन ही वैसा होता है, ये एक पाउच की तरह होता है, जो जिसके अंदर एक इलास्टिक नेचर होता है, जिसमें वो रिलैक्स होता है तब उसमें खून आता है, और जो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर उसमें से ब्लड बाहर फेंका जाता है। तो अभी इसमें क्या होता है, कभी कभी हार्ट अटैक की वजह से या फिर किसी और चीज़ों के कारण के वजह से हार्ट का जो पंपिंग है, जो फेंकने की पावर है, वो कम हो जाती है, या फिर जो रिलैक्सेशन पावर है वो कम हो जाती है। मतलब जितना इजेक्ट करना चाहिए उतना नहीं कर पाता, या फिर जितना रिलैक्स होना चाहिए उतना वो रिलैक्स नहीं हो पाता। ये दोनों के वजह से जो पेशेंट को तकलीफ है, उसको हार्ट फेलियर बोलते हैं। बट हार्ट फेलियर में लोग जिंदा रह सकते हैं? जिंदा रह सकते हैं, ऑफ कोर्स। उनका अगर प्रॉपर केयर या ट्रीटमेंट मिली तो वो जिंदा रह सकते हैं। यही मतलब हार्ट फेलियर होता है। हार्ट फेलियर में जैसे आजकल सभी लोगों को पंपिंग कम होना, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सर्कुलेट होती रहती है, क्योंकि हार्ट अटैक से बहुत सारे डॉक्टर भी बताते हैं कि तुम्हारा हार्ट अटैक की वजह से आपका पंपिंग कम है, तो हार्ट फेलियर में जाने के चांसेस कम है। आपको थोड़ा सा पानी का प्रमाण थोड़ा कम रखना है, थोड़े से जो नमक का प्रमाण है वो कम रखना है। ऐसे सिंपल सी एडवाइसेस बहुत सारे डॉक्टर देते हैं। पर दूसरी तरफ जो मैंने बताया कि रिलैक्सेशन, पेशेंट का हार्ट उतना अच्छी तरह से रिलैक्स भी होना चाहिए ताकि खून अच्छे से आए, तो आजकल ये इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के ज़माने में, क्योंकि पेशेंट की बढ़ती हुई ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इसके वजह से जो हार्ट का इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपरली नहीं होता, और मतलब वो उसकी लॉस हो रही है, जिसकी वजह से हार्ट जो है प्रॉपरली रिलैक्स नहीं हो पाता।
अगर आपकी एक टंकी है, वो टंकी 4 इंच की दीवार है, 4 या 6 इंच की दीवार है, उसमें जितना पानी आता होगा वो उसकी जगह पे अगर वही दीवार आप 16 इंच की या फिर 18 इंच की कर दे तो उसमें कितना पानी आ पाएगा? वो पानी ज़्यादा जा नहीं पाएगा तो ओवरफ्लो होगा और आपको ये तकलीफ़ें होगी। तो इसी तरह हार्ट का भी है, जब हार्ट का जब वो स्टिफ बन जाता है तो उसकी स्नायु जो स्टिफ हो जाती है वो रिलैक्स नहीं कर पाती, और जो कैपेसिटी जितनी थी नॉर्मली जो 90 ml जितना कैपेसिटी होता है वो कैपेसिटी आपका कम हो जाता है, जिसके कारण भी पेशेंट को चलते वक्त या सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त हाफना और ये सब चीज़ें होती है। जिसमें पंपिंग तो अच्छा है, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्टिलिटी अच्छा है, पर आपका जो रिलैक्सेशन पावर है वो आपका कम हो जाता है। उसको हम मेडिकल भाषा में डायस्टोलिक हार्ट फेलियर बोलते हैं। अच्छा। और जो पंपिंग पावर कम होने की वजह से जो हार्ट फेलियर होता है उसको हम सिस्टोलिक हार्ट फेलियर बोलते हैं। जी सर, एक पर्सन ऐसे दिखने में एक्सटर्नली हेल्दी दिखता है, लेकिन उसको भी देखा गया कि हार्ट अटैक होता है, हार्ट डिजीज होता है, तो क्या कारण हो सकता है? हाँ, आज के ज़माने में ना सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि अपना एनवायरमेंटल जो ट्रांजिशन हुआ है उसकी तरफ अगर हम देखा जाए तो पहले के ज़माने में इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं रहता था, आज के ज़माने में बहुत सारा पोल्यूशन है। सेकंड, जो खाने पीने की चीज़ें और रिफाइंड या प्रोसेस चीज़ें होती है जिसमें कुछ स्टेबलाइजर्स या फिर ये सारी चीज़ें होती है, स्टेबलाइजर बोलिए, प्रिजर्वेटिव बोलिए, दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉजेज दिस टाइप ऑफ थिंग्स, जिसके वजह से कोलेस्ट्रॉल का बैड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होना, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना। थर्ड थिंग इज़ अ स्ट्रेस थिंग, ये खाने पोल्यूशन और खाने पीने के तो हैबिट्स है ही, और तीसरी चीज़ बोलेंगे तो स्ट्रेस। बिकॉज क्या होता है कि जब भी पेशेंट स्ट्रेस में होता है, नॉर्मली अगर आप कोई बाघ देख ले या टाइगर देख ले आपके सामने है तो आपको एकदम से डर लग जाता है, आपके बॉडी में एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा जो आपके ब्रेन को बोलेगा कि यहाँ से भागना है। सो दैट इज़ अ फियर एंड फाइट रिस्पॉन्स फ्रॉम योर बॉडी। तो ये जो है ये इसको हम एक स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं जो बॉडी में ऑटोमेटिकली रिलीज होता है, उसका नाम है एड्रेनालिन। हाँ, रश होता है जिसके कारण आप फास्टली एक्ट करते हो और फास्टली वहाँ से भाग जाना या फिर पेड़ पे चढ़ जाना, जो भी आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से करना चाहिए वो एक्सपीरियंस के हिसाब से वो करता है। तो इसको एक जो ये हार्मोन है नॉर्मली ऑल्सो बिकॉज ऑफ इंक्रीज स्ट्रेस रिलेटेड टू वर्क, रिलेटेड टू योर लर्निंग्स, और जो अभी आजकल के बच्चों में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिखाई देता है, एल्डरली और मिडल एज ग्रुप में भी दिखाई देता है, उनको भी आगे बढ़ना रहता है, तो कंपटीशन बढ़ी हुई है जिसके कारण ये स्ट्रेस लेवल बढ़ता है ना। दिस स्ट्रेस लेवल इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ दिस एड्रेनालिन, जो अंदर एक स्ट्रेस हार्मोन है वो ज़्यादा रिलीज होता है जो फैट डिपोजिशन को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण जो भी आप खाना वगैरह खाते हैं वो एक कोलेस्ट्रॉल में डिपॉजिट होता है बॉडी में, और जब रिलीज होता है तो कभी उसका कन्वर्जन बैड कोलेस्ट्रॉल में होके डिपॉजिट होता है, एंड समटाइम दिस टाइप ऑफ थिंग्स हैपन्स। अभी इसमें क्या है कि बोथ ऑफ द टाइम आपने ये सुना होगा कि जैसे एक साउथ के एक्टर भी है और अभी अभी अपने भी कॉमेडियन एक्टर भी है जो उनकी एकदम सडनली डेथ हुई है। अभी जो राजू श्रीवास्तव जी, सडन कार्डियक डेथ जो है ये आजकल का अपकमिंग टॉपिक है जिसके लिए सब लोगों को अपने मतलब पता होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि सडनली कभी हार्ट अटैक का मेन मैकेनिज्म ये होता है कि हार्ट अटैक में जैसे मैं बैठा हूँ तो मुझे भी हो सकता है मेरा एंजियोग्राफी करेंगे तो आपको 10-20% 30% कुछ तो भी ब्लॉकेज मिले, पर वो ब्लॉकेज का कन्वर्जन हार्ट अटैक में होगा क्या उससे आपको हार्ट अटैक हो सकता है क्या? ये सारे डिपेंड है आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। अगर आपकी लाइफस्टाइल, आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, वो डिसाइड करेगा कि इस चीज़ की वजह से आपको हार्ट अटैक होगा या नहीं होगा। तो मेन रीज़न जो हार्ट अटैक का होता है, सडनली जो 20-30% का जो ब्लॉकेज है वो सडनली फट जाता है, जिसके वजह से उसके बाहर के जो बैड कोलेस्ट्रॉल रिलीज़ हो जाते हैं सडनली, एक बॉडी का रिस्पॉन्स की तरह वो उसको हील करने जाता है, वहाँ पे एक आपका ब्लड का क्लॉट बन जाता है, जो क्लॉट आपकी जो छोटी सी नली रहती है उसको 100% ब्लॉक कर देता है, जिसके वजह से यंग पॉपुलेशन में ये हार्ट अटैक बढ़े हैं। मतलब अभी ये स्ट्रेस के कारण अभी ये क्या होता है कि 20-30% वाला ही ब्लॉक है, जिसके वजह कभी पेशेंट को एकदम से कुछ स्ट्रेसफुल एक्टिविटी हो जाती है। सिंपल स्ट्रेसफुल एक्टिविटी यू कैन टेक कि आपने कुछ तो भी हेवी वेट लिफ्टिंग कर ली, आज आप जा रहे हो, हर रोज जिम में जा रहे हो, 5-10 kgs ऑफ वेट लिफ्टिंग इज नॉर्मल फॉर यू, एंड टुडे आज के फ्रेंड ने आपने बोला कि 30 किलो का वजन उठा लो, दैट इज़ अ स्ट्रेस बिकॉज यू हैव टू गेन योर, मतलब थोड़ा सा पावर आपको रीगेन करना है, तो उसमें आपके पूरे के पूरे बॉडी का एड्रेनालिन इंक्रीज होता है, एंड दैट कॉजेज द रप्चर ऑफ दैट प्लाक मतलब जो कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज है उसका आपको फट जाता है, वो हार्मोन्स के वजह से।
और वो फर्दर ब्लॉक क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट अटैक की वजह से पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। एंड इफ़ देर इज़ नो वन टू अंडरस्टैंड दिस, वो इतने फास्ट होता है कि किसी बाजू वाले को भी समझना, एज एन वेन मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा है कि डॉक्टर्स वगैरह रहते हैं तो ये अंडरस्टैंड कर पाते, पर फॉर अ नॉर्मल पब्लिक कम्युनिटी को ये थोड़ा अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि अपने को पेशेंट भी टाइम नहीं दे पाते, आप कितना भी CPR कर ले, आपका हॉस्पिटल तक पहुंच भी जाए तो अपने हाथ में नहीं रहता कभी कभी पेशेंट। तो इनफैक्ट आपका कहना है कि मॉडर्न एज में मॉडर्न लाइफस्टाइल, इसी कारण फूड लाइफस्टाइल हैबिट्स, कॉम्प्लिकेशंस, फूड इरेगुलर हैबिट्स, हैबिट्स, स्ट्रेस, ये सब कारण है। यस जी, क्या वजह है सर कि आदमी और औरतों में आदमी लोगों को ज़्यादा अटैक होता है एज कम्पेयर टू वीमेन? हाँ, ये एक तो वर्किंग पैटर्न का डिफरेंस है और हार्मोन्स का डिफरेंस है। बिकॉज फीमेल्स में कुछ इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे एक गुड हार्मोन्स होते हैं जो इसको ये प्रिवेंट करते हैं, जिसकी वजह से ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट जो वेसल्स में मतलब हार्ट के वेसल्स में डिपॉजिट होता है वो कम रहता है, जो इनको एक प्रोटेक्टिव नेचर रहता है इन हार्मोन्स का, जस्ट फॉर टिल द एज ऑफ 40-45। जैसे ही वो मेनोपॉजल फेज में जाते हैं, जिस दिन उनके मेंसेस एज गुड एज मैन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग हार्ट अटैक इज रिस्क उनका उतना ही रहता है। तो ये जस्ट जो इनिशियल पीरियड है जो उनको नेचुरली नेचर ने दिया हुआ है, दैट इज गिविंग अ प्रोटेक्शन, उसको उनको प्रोटेक्ट रहते हैं। अगेन दैट गोज टू नेचर। आफ्टर दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग हार्ट अटैक इज सिमिलर टू द मेल्स। एक सुना है सर कि जैसे ये जो हार्ट डिजीज़ होता है, हार्ट के कोई रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं, वो ब्लड प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। फैक्टर है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर में यू कैन सस्टेन इट बेटर, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर आ या लो ब्लड प्रेशर आ तो भी ये हार्ट डिजीज़ हो सकता है। देखिए, लो ब्लड प्रेशर का कारण होना चाहिए कुछ। अगर लो ब्लड प्रेशर किसी वजह से है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो हार्ट के प्रॉब्लम्स की वजह से रहता है, जिसके वजह से पेशेंट को लो ब्लड प्रेशर, या फिर कुछ मेडिसिन्स ले रहे हैं जो अननेसेसरी है, या पहले कुछ ब्लड प्रेशर था। तो जनरली लो ब्लड प्रेशर किन कारणों से होता है? लो ब्लड प्रेशर एक तो आपका पुअर इंटेक रहता है, या फिर हार्ट में पुअर इंटेक मीन्स आप प्रॉपरली पानी नहीं पी रहे, जो नॉर्मली 2.5 से 3 लीटर पानी आपने हर रोज़ पीना चाहिए। उसके वजह से हो सकता है कुछ कभी कभी फीवर या कफ, इसके वजह से मतलब फीवर रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसमें हो सकता है आपका लो ब्लड प्रेशर। कभी ये हार्ट के एलिमेंट्स की वजह से, कभी हार्ट का जो मेन वाल्व होता है एओर्टिक वाल्व, उसमें अगर कुछ तकलीफें होंगी उसके वजह से हो सकता है। अभी जो लो ब्लड प्रेशर है ना, कॉमनली यंग या मिडल एज फीमेल्स में देखा जाता है। ये कभी कभी उनके लिए नॉर्मल रहता है बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन्स। अगेन जो प्रोजेस्टेरॉन वगैरह जो हार्मोन्स होते हैं, इनके वजह से क्या है, वैसोडाइलेशन होता है, मतलब जो खून की नलियाँ है वो थोड़ी सी एकदम सॉफ्ट हो जाती है, या बोलेंगे बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेशर नहीं मेंटेन हो, डायलेट हो जाती है। तो उनके लिए, पर उनके बॉडी के हिसाब से उनके लिए उतना प्रेशर भी ठीक है। लो ब्लड प्रेशर अनलेस एंड अनटिल वो उससे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तब तक उसको कुछ ऐसे ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं। पर प्रोवाइडेड आप देख रहे हो उन पेशेंट का एज ग्रुप क्या है, पेशेंट को और क्या तकलीफ़ें हैं, आपने सारी चीज़ें रूल आउट कर ली है कि उसको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, उसको और कोई तकलीफ़ नहीं है, तो आप बोलेंगे कि उसके लिए उतना ब्लड प्रेशर ठीक है। नहीं तो फिर आपको कारण ढूंढने की कोशिश करना है कि प्रेशर क्यों कम है। पर यंग और जो यंग फीमेल्स होती है स्पेशली, और जिनके बॉडी थिन होती है, थिन बिल्ड जो बोलेंगे, उनमें कभी कभी ब्लड प्रेशर लो होना ये आम सी बात है। कभी कभी ये नेचुरल होता है, क्योंकि आप अगर छोटे बच्चे को लेंगे 3-4 साल के, तो उसका भी ब्लड प्रेशर आपके रेंज में नहीं रहेगा। उनके लिए उनका ब्लड प्रेशर 70-80 जो रहता है वो उनके लिए ठीक है। तो उनके बॉडी मेकअप के हिसाब से उनको उतना ब्लड प्रेशर इज़ इनफ। वही चीज़ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग आप जो यंग फीमेल्स बोलेंगे या फिर मिडल एज फीमेल बोलेंगे, उनके लिए भी उतना सफिशेंट होता है। पर आपने ऐसा ये गृहित धर के सारी चीज़ों को ये नहीं करना है, आपको पहले कैटेगराइज नहीं करना है, आपको पहले उसका कॉज ढूंढना है, सच्ची में है या नहीं। लो ब्लड प्रेशर की वजह से आपको उसकी वजह से कुछ तकलीफ़ें हो रही है, जैसे कि चक्कर आ जाना, पसीना आ जाना, चलने पे भी और प्रेशर गिर जाना, चलते वक्त आपको चक्कर आ जाना, ये सारी चीज़ें अगर आपको हो रही है तो दैट मीन्स आपका जो लो ब्लड प्रेशर है उसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, और आपको लो ब्लड प्रेशर का रीज़न ढूंढना ज़रूरी है। उसी तरह दूसरी तरफ आएंगे तो हाई ब्लड प्रेशर ऑलवेज डेंजरस। वो आपके कोई भी उम्र में हो,
और उसके कारण क्या हो सकता है? हाई बीपी उसके वजह से इंटेक ऑफ देखिए, सॉल्ट वगैरह? हाँ, तो ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है ब्लड प्रेशर क्यों होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे कि मैं बताया, जैसे अभी के आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल जो खाने पीने की वजह से ये सारा या फिर स्ट्रेस, जो स्ट्रेस हार्मोन है वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हाई ब्लड प्रेशर रहता है। कभी कभी जेनेटिक और हेरिडिटरी रहता है, जैसे मतलब मम्मी पापा को ब्लड प्रेशर था तो उनके एज में ये भी वो एज में आ जाते हैं 40 आनुवंशिक है। के, आनुवंशिक तरीके से, तो उनके वजह से भी उनको ब्लड प्रेशर रह सकता है, हो सकता है। सर, एथेरोस्क्लेरोसिस सुना है एक वर्ड टर्म, इसका हार्ट के ऊपर कैसे डायरेक्ट इफेक्ट होता है? हाँ, तो ये एथेरोस्क्लेरोटिक जो मैंने जैसे बताया है कि कोलेस्ट्रॉल का जो डिपोजिशन होता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल जो जम जाता है खून की नलियों में, उसी प्रोसेस को हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो हार्डनिंग होता है। तो हार्डनिंग का दूसरा मीनिंग है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं उसको। आपकी आर्टरीज जो है वो स्क्लेरोज हो रही है, वो हार्ड हो रही है। ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये आपके एज के हिसाब से होती है। ये कभी कभी फास्ट होती है, डिपेंड है कि आप कौन से एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, आपको कौन सी बीमारी है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट में आपको ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जो नॉर्मली 70-80 उम्र के में होना चाहिए, वो 50-60 उम्र में ही मिल जाता है या 40वीं उम्र में मिल जाता है। अगर आप हाई स्ट्रेसफुल या केमिकल इंडस्ट्रीज़ या फिर आप कोई लाइट इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा यूवी लाइट है, ये सब चीज़ें हैं, या फिर आप कोई रेडिएशन जोन में काम कर रहे हैं, तो उन लोगों में भी ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस फास्ट होता है। अच्छा, तो उन लोगों में भी ये 70-80 के एज के पहले हो जाएगा। जो नॉर्मली 70-80 उम्र में होना चाहिए वो आपको 40-50 की उम्र में भी मिल सकता है। दो बातें होती थी यहाँ पर, एक चेस्ट पेन और सेकेंडली गैसेस के कारण पेन होता है सीने में। तो इसको आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि हार्ट के कारण हुआ या पेट के कारण हुआ? बिल्कुल, अभी ये थोड़ा सा कभी कभी एज एन डॉक्टर भी कभी कभी डिफ़िकल्ट होता है बताना, क्योंकि क्या है, जो नसें इनको सप्लाई करती है हार्ट को या फिर आपके अन्न नलिका को और आपकी जो छाती की जिस स्नायु है उनको, तो ये तीनों का सप्लाई एक ही वे से आता है, एक ही रोड से आता है। तो अगर किसी में भी तकलीफ होती है तो आपको पेन होगा। अब पेन इनमें से किसी सबको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, पर अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो आपका जो गैस का या फिर एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस का जो एसिडिक पदार्थ या फिर आप में बहुत ज़्यादा एसिडिटी या इंडाइजेशन होता है जिसके वजह से पेशेंट को पेन होते हैं, तो उसमें ऐसा रहता है, आइदर वो भूखे पेट होगा क्योंकि तब आपके पास खाना नहीं है जिसके वजह से आपका एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए, जिसके वजह से आपका एसिड लेवल्स बढ़ता है, जिसकी वजह से आपको ये सब चीज़ें हो सकती है। फास्टिंग में अगर वो पेन हो रहा है तो दैट मोर सजेस्ट कि आपको एसिड की वजह से है। खाना खाने के बाद अगर आपको रिगर्जिटेशन हो रहा है, रिगर्जिटेशन मतलब आपका खाना वापस आ रहा है, तो वो अगर उसके साथ पेन हो रहा है तो आपका ये रिलेटेड टू गैस्ट्राइटिस या फिर एसिडिटी के रिलेटेड पेन है। क्या मैसेज दोगे सर आप? मैसेज यही है कि हार्ट को अगर हेल्दी रखना है तो खुद को भी हेल्दी रखना पड़ेगा। आजकल के ज़माने में प्रोसेस्ड एंड रिफाइंड चीज़ें बहुत हो गई है, जो बॉडी जैसे ही पेट में आता है वैसे ही एब्सॉर्ब कर लेती है। तो अगर आप मुझे बैड फूड कौन सा और गुड फूड कौन सा अगर आप पूछेंगे, तो बैड फूड ऐसा स्पेसिफिकली हार्ट के लिए तो कुछ होता नहीं है, तो मैं तो मेरे हिसाब से यही बोलूँगा जो प्रोसेस्ड और रिफाइंड चीज़ें हैं वही सारा का सारा बैड है। मतलब तो उसमें सारी चीज़ें मॉडिफाई करना ही इंपॉर्टेंट है। रेगुलर हैबिट्स होनी चाहिए, रेगुलर एक एक्सरसाइज हो जाए। आइदर दिस एक्सरसाइज जस्ट अ सिंपल वॉकिंग, आप अगर 15-20 मिनट के लिए भी वॉक करते हैं हर रोज़, थोड़ा सा फास्ट वॉकिंग करना है, ब्रिस्क वॉकिंग जिसको बोलेंगे, जिसमें आप किसी के साथ कन्वर्सेशन ना करें, आप फोकस रहे आपकी वॉकिंग में, तो वो अगर वॉकिंग आप उतना 15-20 मिनट 5 दिन भी हो गए वीक में तो भी इज़ सफिशिएंट। स्मोकिंग कंप्लीटली स्टॉप करना चाहिए, कोई करता है या नहीं करता है। अल्कोहल जो है वो बहुत लिमिटेड में होना चाहिए। ऐसे लोगों में होना चाहिए कि वो अल्कोहल जितना पी रहे हैं उतना उनका वर्कआउट है, उतना उनका जितना कंज्यूम कर रहे हैं वो डिस्पर्स भी कर पा रहे हैं, कैलोरीज को ड्रेन कर रहे हैं। जो एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली उनके लिए ठीक है, वो भी 2 ड्रिंक्स या 2 पेग्स वीक बोलेंगे या फिर उससे ऊपर नहीं। तो फीमेल्स के लिए और कम हो जाता है 1 पेग या 1 ड्रिंक जिसको बोलेंगे। तो इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए जहाँ पे ठंडी के विंटर सीजन बहुत स्ट्रांग होता है उनके लिए ठीक रहता है, क्योंकि उनको उतनी कैलोरीज की नीड होती है, उतना ज़रूरत होता है।
बाकी लोगों के लिए एज सच मैंने जैसे पहले स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ, जिसकी नीड नहीं है वो लेंगे तो ऑफकोर्स वो पॉइजन में ही कन्वर्ट होगा, वेदर इट इज़ अ गुड थिंग और अ बैड थिंग व्हाट यू आर कंज्यूमिंग। जी जी। थर्ड, आजकल के ज़माने में थोड़ा सा जिसको स्पिरिचुअल एक पॉइंट होना चाहिए, स्पिरिचुअल बोलेंगे या फिर कोई तो ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे आप आपका स्ट्रेस जो है वो रिलीव कर रहे हैं। आजकल कि सबको स्ट्रेस है, स्ट्रेस लेना या नहीं लेना ये आपके ऊपर डिस्ट्रेस डिपेंड कर रहना सकते है, हैं। अपने ऊपर डिपेंड रहता है। आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है, और अगर इवन दो आपको आपकी पर्सनैलिटी वैसी बन चुकी है कि आप उसको स्ट्रेस आउट आप मतलब Immune। निकाल नहीं सकते या फिर आप उसको डिस्पर्स नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि बेटर है कि 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करें या फिर ऐसे कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी में जाए जहाँ पे थोड़ा फार 10 to 15 मिनट्स का आपका एक रिलैक्स कर सके, तो वो ऑफ कोर्स बेनिफिशियल है। क्योंकि जो भी होता है आजकल के यंग पॉपुलेशन में, मिडिल एज ग्रुप में, इट इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रेस हार्मोन। अगर आप उसको डिस्पर्स कर पाएंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा। थैंक यू वेरी मच, प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर टू।